नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अलोन हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने का वादा करती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी डरावनी कहानी को मिस ना करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां खौफ का साया हर ओर है। और आज के पॉडकास्ट के लिए एक बेहद ही डरावनी और एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लेकर के आ चुका हूं साथियों। आपने राजस्थान की कुलधारा की जगह के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। खैर, जो लोग उन चीजों को मानते हैं वह तो वहां की सच्चाई को जानते हैं और कभी भी वहां पर जाने की गलतियां नहीं करते। और अगर दिन में घूमने भी जाए तो रात में रुकने की भूल तो कतई भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस जगह को टूरिस्ट हब मानकर वहां घूमने के लिए जाते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूं जो पहले भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं माना करता था, लेकिन फिर उस इंसान की उसी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है। दरअसल वह आदमी पुरातत्व विभाग में सरकारी कर्मचारी है। उनका नाम है जनार्दन जी। तो एक बार जनार्दन जी की पोस्टिंग राजस्थान के इस कुलधरा वाली जगह पर हो जाती है। दरअसल सरकार उस जगह पर कुछ खुदाई करवा रही थी, क्योंकि वहां से पुराने समय के कुछ चांदी के सिक्के और खजाना मिल रहा था। तो उसकी जांच करने के लिए जनार्दन जी को वहां पर भेजा गया था। लेकिन जब जनार्दन जी वहां पर पहुंचे तो वह केवल 2 ही रात वहां पर रुक पाए, और वह 2 रातें उनके लिए अपने जीवन की सबसे भयानक रातें थीं। अब वह तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान का हाथ था, जो वह उस जगह पर जाकर और 2 रातें बिताकर भी सही सलामत है और जिंदा बच गए। लेकिन वहीं पर उनके साथ जो कर्मचारी थे उनकी मौत हो जाती है। तो जनार्दन जी ने हमारे साथ यह स्टोरी शेयर की है कि कुलधरा उस गांव में उनके साथ कितनी भयानक घटना हुई थी। अक्सर कुलधरा के बारे में कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब सभी लोग वहां की अलग अलग कहानियां बताते हैं। अब खैर, उन कहानियों के बारे में तो मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यह बात सही है कि वह गांव आज भी भूतों का गांव है। अब कुछ लोग यकीन करते हैं तो कुछ नहीं करते, लेकिन मैं आपको आज जनार्दन जी की घटना बताने वाला हूं, जो जनार्दन जी ने खुद हमें बताई है कि उनके साथ उस जगह पर कितनी भयानक घटना घटी थी। तो साथियों, स्टोरी को हमें जनार्दन जी ने शेयर किया था, तो उसका अच्छे से नरेशन करके मैं आपको मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनाने वाला हूं। आसमान में बिखरे तारे और रात के सन्नाटे के बीच रात 2 बजे ट्रेन कुलधरा गांव पहुंचती है। कुलधरा जैसलमेर का एक छोटा सा गांव है, जहां की आबादी अब 0 के बराबर है। मतलब अब वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं, जहां अब इक्का दुक्का ट्रेन ही पहुंचती है, क्योंकि ना कोई अब वहां जाता है ना आता है। हाँ, कभी कभार इक्का दुक्का लोग गांव देखने पहुंच जाते हैं, वह बात अलग है। उड़ती बालू और तपती धूप में भी यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रेत जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रात के 2 बजे जनार्दन जी उस गांव में पहुंचे थे। वह पुरातत्व विभाग की ओर से उस गांव में भेजे गए थे। उस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता था। रात के 2 बजे उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलना उचित नहीं समझा, तो वह वहीं स्टेशन पर ही वह रुक गए। लेकिन रात के अंधकार में वह स्टेशन भी भयावह लग रहा था। वह स्टेशन मास्टर के टूटे फूटे केबिन में गए तो स्टेशन मास्टर उनको देखते ही डर कर गया और डर कर बोला, आप कौन हैं? जनार्दन जी बोले, अरे यार, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। पुरातत्व विभाग की तरफ से इस गांव में कुछ खोज करने आया हूं। रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैंने यहां से बाहर जाना उचित नहीं समझा, और यहां कोई वेटिंग रूम तो है नहीं, सो मैं आपके पास यहाँ केबिन में आ गया सुबह होने तक के लिए। क्या मैं आपके साथ यहाँ इस केबिन में रात बिता सकता हूँ क्या? स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ यहाँ रात बिता सकते हैं। जनार्दन जी ने अपना सामान वहां नीचे रखा और वहां पड़ी एक टूटी कुर्सी पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर मन ही मन सोच रहा था, कितने दिनों बाद वह किसी को आधी रात में अपने साथ यहां स्टेशन पर और अपने साथ देख रहा है, वरना तो रात में बस यहां मेरे साथ मेरे भगवान हनुमान जी और यहाँ का वह जमादार होता है।
जमादार भी भला आदमी है जो मेरी मजबूरी समझ जाता है और रात में मेरे साथ यहां रुक जाता है। स्टेशन मास्टर का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था। घर में उसकी बीवी और एक बूढ़ी मां थी। बस जनार्दन जी उससे पूछते हैं, आपको यहां ऐसे अकेले डर नहीं लगता? वरना लोग तो यहां आने से भी कतराते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, डर तो लगता है साहब, पर पापी पेट का सवाल है। कम वक्त सरकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूं इस महंगाई के द्वार में। जनार्दन जी फिर उससे पूछते हैं, वैसे क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं साहब, वैसे मैं यहां लगभग 3 महीने से हूं, मैंने कभी कोई भूत यहां नहीं देखा। मैं यहां डर डर कर नौकरी करता हूं और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूं। स्टेशन मास्टर जनार्दन जी को अपने थर्मस से गर्मागर्म चाय निकालकर एक कप में देता है और एक कप में खुद पीने लग जाता है। जनार्दन जी उस स्टेशन मास्टर से फिर पूछते हैं, वैसे इस गांव को भूतों का गांव क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? स्टेशन मास्टर कहता है, साहब ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यहां के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। कुलधरा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। 200 साल पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। यहाँ के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कहा जाता है कि कुलधरा रियासत के दीवान जालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। जालिम सिंह इतना हठी था कि उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया। जालिम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक यह वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। जनार्दन जी बोले, ओह, तो यह कहानी है। इस कुलधरा गांव की स्टेशन मास्टर ने कहा, जी मैंने तो बस यही कहानी सुनी है इस गांव के बारे में। यहाँ के लोगों से अब सुबह के 6 बजे रहे थे तो जनार्दन जी ने मास्टर जी आज्ञा ली। अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलता हूं और जरा जिस काम के लिए आया हूं वह पहले निपटा लूं। स्टेशन मास्टर ने कहा, आप रुकेंगे कहां? उन्होंने जवाब दिया, जी वहीं उस पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा ऑफिस है। वहीं स्टेशन मास्टर ने कहा, फिर ठीक है, मैंने सोचा था अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी रुकने की तो कह दूंगा, आप मेरे यहां रुक सकते हैं। जनार्दन बोले, ओह, आपने ऐसा सोचा? आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं मास्टर जी, वरना आज के जमाने में कोई किसी अजनबी को अपने यहां रुका कि नहीं सोचता। आपका तहे दिल से शुक्रिया मास्टर जी। स्टेशन मास्टर ने कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है। जनार्दन जी, आप यहां के मेहमान हैं और मेहमान हमारे यहां आज भी भगवान स्वरूप होता है। जनार्दन बोले, अब जाते समय आपसे मुलाकात होगी। मास्टर जी, मास्टर ने जवाब, जी आभार आपका। जनार्दन जी केबिन से निकलने के बाद जनार्दन जी ने देखा आधा प्लेटफार्म कच्चा तथा आधा प्लेटफार्म पक्का था। कच्चे प्लेटफार्म के किनारे एक गूलर का पेड़ था और उस गूलर के पेड़ के नीचे एक सामान्य कद कांठी का लड़का अपनी 5 भेड़ों के साथ बैठा था। उसने मैले धोती कुर्ता के साथ एक मैला सा केसरिया रंग का साफा भी बांध रखा था। उसके भेड़े बड़े आराम से गूलर के पत्ते चबा रही थीं और वह बैठा बैठा ऊँघ रहा था। अनचाहे ही जनार्दन जी के पांव उस लड़के की ओर बढ़ गए। उन्होंने उस लड़के के पास जाकर पूछा, ये तुम्हारी भेड़े हैं? उसने कहा, हाँ साहब, ये हमारी भेड़े हैं। लड़का ने फिर कहा, क्यों, काई बात होगी साहब, हमारे से या हमारी भेड़ों से कोई गलती होगी? कि जनार्दन जी बोले, अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उसने कहा, ओ अच्छा साहब, जनार्दन जी जानबूझकर पूछते हैं, राजस्थानी हो? लड़का बोला, हाँ हाँ साहब, अट तो मैं सब मारवाड़ी ही। हाँ। इतनी बात करने के बाद जनार्दन जी आगे बढ़ गए।
सी दूर जाने के बाद जनार्दन जी ने पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा तो वह भौंच के रह गए। वहां उस गूलर के पेड़ के नीचे ना कोई लड़का था, ना वहां कोई भेड़ थी। उस सुनसान स्टेशन की तरह वह गूलर का पेड़ भी सुनसान था। अब जनार्दन जी की हवा टाइट हो गई। उन्होंने डरते डरते अपने कदमों की चाल तेज की और प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। प्लेटफॉर्म से बाहर आने के बाद उन्होंने देखा सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की रस्सी पर हाथ में बांस लिए अपने कर्तव्य दिखा रही है और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास खड़ा लोगों को आवाजें लगा लगा कर कतब देखने के लिए बुला रहा है। जनार्दन जी को वह कतब देखने की बड़ी इच्छा हुई, सो उन्होंने उस ओर अपने कदम बढ़ा दिए। पास जाने पर उन्होंने देखा एक फटे हाल गाड़ियां लोहार के परिवार की एक किशोर वय लड़की जिसने ऊंची सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और भूरे गंदे से बालों में लाल रंग के रिबन से कसकर 2 छोटी बांधी हुई थी। उसके मुंह में एक सिक्का दबा हुआ था और वह बड़े आराम से बांस के सहारे बांधे रस्सी पर बांस ली चल रही थी। और वह अधेड़ उम्र का आदमी जो उसका शायद पिता था, वह कतब देखने आए लोगों से पैसे लेकर इकट्ठा कर रहा था। जनार्दन जी को उस लड़की पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसके पिता से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस छोटी सी लड़की को पढ़ाने की जगह ऐसी रस्सी पर चला रहे हो। यह सुन उसका पिता बोला, यह हमारा पुश्तैनी काम है साहब, और मैं भी कोई निठल्ला कोणी हूं, गर्म लोहा पीटता हूं। वह देखो उसकी मां हम सबके लिए लहसुन की चटनी और बाजरी रारोट बना रही है। आप बड़े लोग हो साहब, सो बड्डी बड्डी बाता करो होई गांव में, स्कूल कोनी और दूसरा गांव में पड़ा बारी मारी औकात कोनी साहब। यह सब सुन जनार्दन जी ने वहां से जाना ही उचित समझा और वह अपने उस छोटे से ऑफिस की ओर पैदल पैदल बढ़ गए। कुछ कदम आगे चलने पर उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वह कतब दिखा रही लड़की उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। यह देख उनका थोड़ा डर कम हुआ। उस लड़की की मुस्कान उनको बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने कुछ कदम आगे चलने के बाद सोचा, उस लड़की को कुछ पैसे देखकर आता हूं। यह सोच वह जैसे ही पीछे मुड़े उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। यह देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वह इधर उधर बिना देखे जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मन ही मन अपने अधिकारियों को गरी आने लगे। सालों ने मुझे इस भूतों के गांव में भेज दिया, मैं भी ज्यादा पैसों के लालच में यहां आ गया। अब तो लगता है मैं भी इन्हीं की तरह भूत बनने वाला हूं। जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से बोलते हुए जनार्दन जी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो रुकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। उल्टा उनके वहां जाते ही एक एड्रेस के साथ नक्शा थमा दिया वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने और उनसे बोला, आपको यहां इस जगह पर जाना है। अब तो जनार्दन जी को यह बूढ़ा भी कोई भूत ही नजर आ रहा था। उनकी जान अब हलक में अटकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। वह यह सब सोच ही रहे थे कि एक नौजवान ने आकर उनसे कहा, मैं यहां का इंचार्ज हूं और आपको मेरे साथ ही इस एड्रेस पर चलना है। जनार्दन जी अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उस नौजवान को ऐसे देखा जैसे कि वह कोई भूत हो। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा, फिर उसकी उंगलियों की तरफ देखा और फिर 4 कदम चलकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वह नौजवान बोला, यह आप क्या कर रहे हैं सर? आप किसी भूत बुत से मिलकर तो नहीं आ रहे हैं जो ऐसे मेरा मुआयना कर रहे हैं? जनार्दन जी उसकी बात सुनकर बोले, यही समझ लीजिए सर जी, सुबह से यहां भूतों से ही मिल रहा हूं और बातें कर रहा हूं, फिर भी जिंदा हूं। यह बोल जनार्दन जी एक कुर्सी पर धम से बैठ गए। जनार्दन जी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हैं और उस नौजवान से कहते हैं, देखिए सर जी, अभी मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्टेशन से पैदल पैदल चलकर यहां आ रहा हूं। सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, नहाना तो छोड़िए, फ्रेश भी नहीं हुआ हूं। बस सुबह से भूतों से मेरी मुलाकात हो रही है। यह सुनकर वह नौजवान कहता है, सर मेरा नाम हरीश वाजपेयी है, कृपया आप मुझे हरीश ही कहें। सर ना कहे क्योंकि आप मुझसे ओहदे और उम्र दोनों में बड़े हैं। फिर हरीश जनार्दन जी से आगे कहता है, और सर जी यह गांव तो है ही भूतों का गांव, तभी तो यहां कोई नहीं आना चाहता। आप पता नहीं यहां कैसे आ गए और सही सलामत ऑफिस भी पहुंच गए। मैं तो यही इसी गांव में रहता हूं इन भूतों से निपटने के लिए।
मैंने कई ताबीज और धागे बांध रखे हैं अपनी कमर पर, और इन भूतों की खास बात यह है कि यह यहां रहने वालों को ना दिखाई देते हैं, न तंग करते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ये दिखाई भी बस बाहर से आने वालों को देते हैं। अब यह सब सुनकर जनार्दन जी और अधिक डर जाते हैं और हरीश से कहते हैं, अब मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस जा रहा हूं, नहीं रहना। अब मुझे यहां नौकरी जाती है तो जाए, जिंदा रहूंगा तो ऐसी 1000 नौकरियां मिल जाएंगी। और जनार्दन जी की घबराहट देखकर हरीश उनको ढांढस बनता है और चाय की दुकान से चाय मंगवा है और कहता है, जैसा आपको उचित लगे वह कीजिएगा जनार्दन जी, पर गाड़ी तो यहां एक ही आती है और वह अब कल सुबह ही आएगी। आप चाय पीकर मेरे यहां चलिए, फ्रेश होकर नहा धो लीजिए, खाना भी मेरे यहां ही खा लीजिएगा, क्योंकि यहां ना तो कोई होटल है ना धर्मशाला, और यहां ऑफिस में भी वह मेहमानों के ठहरने वाला कमरा गंदा पड़ा है। अब यहां कोई मेहमान तो आता नहीं है, इसीलिए यहां भी सब बंद और गंदा पड़ा रहता है। जनार्दन जी कहते हैं, ठीक है, फिर चाय आ जाती है। जनार्दन जी, हरीश और वह बूढ़ा चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीकर जनार्दन जी मन ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हरीश के साथ उसके घर आ जाते हैं। फिर नहा धोकर फ्रेश होने के बाद खाना खाते हैं जो हरीश की बीवी ने बनाया था। बाजरे की रोटी, कैर सांगरी का साग, लहसुन की चटनी और छाछ खाना खाकर जनार्दन जी की तबीयत खुश हो जाती है। तब हरीश उनसे कहता है, सर, आप यहां नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, पर अब आप यहां इस गांव में आ ही गए हैं तो मेरी मानिए, अब उस जगह को चलकर देख ही लीजिए। वहां पहले भी खुदाई में एक बावड़ी मिल चुकी है। अक्सर वहां खुदाई में कभी सिक्के तो कभी मूर्ति तो कभी कंकाल निकलते रहते हैं। यहां के जानकर कहते हैं कि कोई खजाना भी गड़ा हो सकता है वहां पर। जनार्दन जी हरीश की बात सुनकर चौंक कर कहते हैं, खजाना? हरीश कहता है, हां सर, खजाना। कुछ साल पहले जिप्सी में कुछ लोग एक तांत्रिक को अपने साथ लेकर यहां इस गांव में आए थे। उन्होंने वहां पर रात के अंधेरे में खुदाई भी की थी, लेकिन भूतों के कारण वह यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाए थे। उनके जाने के बाद के कुछ लोगों को वहां सोने चांदी के कुछ सिक्के मिले थे। यह खबर आग की तरफ फैल गई थी। फिर सरकार को इसकी खबर लगी तो वहां आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लग गया था। यह सब सुनकर जनार्दन जी कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर कहते हैं, अब गाड़ी तो कल सुबह ही मिलेगी, तो चलो आज उस जगह का मुआयना कराते हैं, पर पहले मुझे भी कहीं से कुछ ताबीज बाबीज ला दो भाई, वरना यहां के भूत कहीं मुझे भी भूत ना बना डाले। हरीश मुस्कुराकर कहता है, जो हुकुम सर जी। फिर हरीश जनार्दन जी को गांव के एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक जनार्दन जी की कमर पर मंत्र फूंक कर एक साथ 4 ताबीज बांध देता है और कहता है, लो सर जी, कर दिया इन भूतों का जाप। अब भूत तो क्या, भूतों का बाप भी थारा कुछ कोणी बिगाड़ सके हैं। जनार्दन जी मुस्कुराकर उस तांत्रिक को रुपए पकड़ा देते हैं और हरीश के साथ उस जगह के मुंह आईने के लिए निकल पड़ते हैं। तांत्रिक के यहां से निकलने के बाद हरीश जनार्दन जी से कहता है, उसे 200 क्यों पकड़ा दिए सर जी, 50 में भी चल जाता इस पर। जनार्दन जी कहते हैं, भाई भूतों का सवाल था, वरना यह भूत तो मुझे भी भूत ही बना डालते। वैसे रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। हरीश कहता है, हां सर जी, सही कह रहे हो। आप करीब आधा घंटे बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाते जहां जिस जगह का मुआयना करने के लिए जनार्दन जी यहां आए थे। वहां गर्म हवा तेजी से चल रही थी, रेत के टीले सोने से चमक रहे थे और हर जगह खड्डे ही खड्डे बने हुए थे। खेजड़ी के पेड़ उन खड्डों में भी किसी सिपाही की तरह मुस्तैदी से खड़े हुए थे। जनार्दन जी ये सब देख ही रहे थे कि उनको फिर एक गडरिया दिखाई दिया। वह एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे से जनार्दन जी को ही घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें बटन जैसी थीं और उसके सर पर एक मैला कुचला सा एक धोती का साफा बांधा हुआ था। उसकी भेड़ें वहीं खेजड़ी के नीचे झूलती डालियों के पत्ते चबा रही थीं। कांटों के बीच भी जनार्दन जी को वह गड़हरियां किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने जल्दी से हरी से कहा, वो देखो भूत, पक्का यह भी भूत है। ऐसे ही एक भूत से मैं पहले भी स्टेशन पर मिल चुका हूं। हरीश जनार्दन जी की बात सुनकर मुस्कुराकर कहे, आपको तो सर जी अब हर जगह भूत ही भूत नजर आ रहा है। यह भूत नहीं, सचमुच का गडरियां हैं। यहां अक्सर ऐसे गडरियां
आपको अपनी भेड़ें और बकरियां चराते दिख जाएंगे। तभी एक मध्यम आयु वर्ग और मध्यम कद कांठी की औरत काले रंग के कपड़ों में अचानक वहां आ जाती है। ये देख जनार्दन जी घबरा जाते। उनको वह भूतनी के जैसे लगती है। उसने काले रंग का बहुत अधिक घेरदार लहंगा, चोली और ओढ़नी ओढ़ रखी, हाथों में सफेद, लाल, हरे रंग की चूड़ियां कोहनी तक चढ़ा रखी थीं। वह बहुत अजीब लग रही थी। वह तपती रेत पर मोजरी पहने तेज तेज चलते हुए उन दोनों के पास आकर रुक जाती है। जनार्दन जी उसको देख जल्दी से हरीश के पीछे खड़े हो जाते हैं। हरीश जनार्दन जी की ये हालत देख उनको कहता है, सर जी, ये भूतनी नहीं है, रुदाली है, किसी के यहां से मातम में रोकर आ रही है। जनार्दन जी कहते हैं, रुदाली? हरीश कहता है, हाँ सर जी, रुदाली यहां राजा महाराजाओं के जमाने से रुदाली प्रथा चली आ रही है। आज भी जो बहुत अधिक अमीर लोग होते हैं वह अपनी शानो शौकत के हिसाब से इन रुदालियों को अपने यहां किसी की मौत पर रोने के लिए बुलाते हैं। ये रुदानियां गरीब और नीची जात की औरतें होती हैं। रुदाली उनके पास आकर घूंघट की आड़ में से रोती हुई उन दोनों को कहती है, साहब जी, या जमीन सरकार की है, आप दोनों या जमीन कौन खरीद सको। वो 4 दिन पहला भी अठेक साहब जी आया था इंची टेप से। कुछ ना प्रयासी अठप के बेर का ही बात हुई। बेअट से सर पर पैर रख भाग गया। शायद कोई भूत देख लिया उन्होंने। तब जनार्दन जी आश्चर्य से कहते हैं, क्या यहां कोई और भी आया था यहां का मुआयना करने? ये बोलवा औरत जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से उन मिट्टी के ढोर में देखते ही देखते गायब हो जाती है। जनार्दन जी बोले, अरे कहां गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। अब हरीश भी डर जाता है। वह जनार्दन जी से डरते डरते कहता है, सांप जी, वह रुदाली लगता है, कोई भूतनी थी इसलिए ऐसे गायब हो गई है। वह हमें डराने रुदाली के वेश में यहां आई थी, पर हमने ताबीज पहन रखे हैं तो गायब हो गई। ये सुन जनार्दन जी बहुत अधिक डर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मरना हो तो मरो भाई, मैं तो अब यहां एक पल नहीं रुकने वाला। यहां तो अब कौन सा भूत आ टपके कुछ पता नहीं चलता है। बड़ा अजीब भूतों का गांव है यह। जनार्दन जी गुस्से और डर के साए में जीप में बैठ जाते हैं। पीछे पीछे हरीश भी जाकर जीप में ड्राइवर की सीट संभाल लेता है। हरीश जैसे ही जीप स्टार्ट करता है उसकी जीभ के सामने एक बकरी आ जाती है। बकरी को देखकर हरीश जल्दी से ब्रेक लगता है, लेकिन तब तक बकरी जीभ के नीचे आ चुकी होती है। ये देख हरीश और जनार्दन जी बहुत डर जाते हैं। हरीश के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लग जाती है। कोई लड़ने और मुआवजा मांगने ना आ जाए, यह सोच हरीश जल्दी से जीप स्टार्ट करता है, लेकिन जीभ स्टार्ट नहीं होती। हरीश फिर जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती तो जनार्दन जी झल्ला जाते हैं और कहते हैं, अब यह जीभ क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? कहीं इसमें उस बकरी की आत्मा तो नहीं घुस गई? यह सुनकर भी हरीश कुछ नहीं कहता। वह जीभ से उतरकर जीभ का पेट्रोल चेक करने लग जाता है और मन ही मन डर रहा होता है कि कहीं कोई आ ना जाए इस बकरी का मालिक बनकर। हरीश जो मन ही मन सोच रहा था वह सच हो जाता है। बकरी का मालिक हरीश के सामने प्रकट हो जाता है। उसका मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसके धोती कुर्ता मैले थे, सर का साफा भी बहुत गंदा था, पर उसने कानों में सोने में मुर्ख पहन रखी थी। मुर्खिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली बलिया होती है, और उसने एक हाथ में मोटा चांदी का कड़ा पहना रखा था। उसके हाथ में एक मोटा डंडा भी था जिससे वह बकरियां हकता था। वह मोटा डंडा जीभ पर मारते हुए बकरी के मरने का वहीं जोर से रोकर मातम मनाने लग जाता है और हरीश और जनार्दन जी से अपनी बकरी को मारने की कीमत मांगने लग जाता है। मारी बकरी मार दी, तुम लोग आना मारी। बकरी शेर दूध देती थी, अब महारा टाबर के पिसी बताओ, अब थे दोनों, मारी बकरी की रकम निकालो। ये रो रो कर बोलते हुए वह उस मरी हुई बकरी को अपनी गोद में उठा लेता है और मरी बकरी को चूमने लग जाता है। जनार्दन जी और हरीश चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे और उसकी हरकतें देख रहे थे। फिर जनार्दन जी हरीश की तरफ देखकर कहते हैं, इसकी यह पिद्दी सी बकरी 5 शेर दूध देती थी। हरीश कहता है, ये सब पैसे ठगने की तरकीबें हैं सर इन लोगों की। अब हरीश उस बकरी वाले को चिल्लाकर कहता है, जे थारी बकरी ये तो दूध दियो तो फिर इन गर्मीरी हालत माया अठ क्यों छोड़ दियो गयो? और महारे साग चालबाजी मत करो,
मैं कोई बार रो आदमी हूं और मैं गांव रो हूं, समझो या नहीं समझो। और या तो सरकारी जमीन है, 8 आनो भी मना है। फिर बताओ थारी बकरी 8 क्यों? पंगी ग्रामीणा नए मुफ्त में खावंडरी आदत पड़ गई ही हरीश गुस्से में बोलता जा रहा था। और वह बकरी चराने वाला गडरिया हरीश को अपनी मोटी मटी आंखों से घूरे जा रहा था। और फिर वहां अचानक आंधी चलने लग जाती है, जिससे हरीश की आंखों में मिट्टी चली जाती है। वह अपनी आंखें मसलने लग जाता है। जनार्दन जी भी अपनी उड़ती धूल के कारण अपनी आंखें मसलने लग जाते हैं। फिर जैसे ही दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां उन दोनों को न बकरी दिखती है, न वह बकरी का मालिक नजर आ है। यह देख जनार्दन जी और हरीश दोनों बहुत डर जाते हैं। जनार्दन जी गुस्से में हरीश से कहते हैं, थोड़ी देर और जीप स्टार्ट नहीं हुई तो हम दोनों भी यहां ऐसे ही बकरियां चराए भूत बनकर समझे। तुम अब जल्दी से कोई और इंतजाम करो यहां से निकलने का। हरीश और जनार्दन जी को वहां उस जगह से निकलने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। मिलता भी कैसे? खंडहर और उजड़े गांव में इक्के दुक्के मकान ही बचे थे और वहां से पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल था। एक तो रेत के बड़े बड़े टीले और सर पर तपता सूरज। अब उन दोनों के पास पीने का पानी भी खत्म हो रहा था और खाने को तो वह लोग कुछ लाए ही नहीं थे। जनार्दन जी हताश हो रहे थे और हरीश किसी तरह जीभ ठीक करने में लगा था। दरअसल जीभ का इंजन बहुत गर्म हो गया था और वह बंद पड़ गई थी। हरीश हर तरह से उसे ठंडा करने का जुगाड़ कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब उन दोनों को भूतों से डर कम कहीं यहां रात ना बितानी पड़ जाए, इस बात का डर अधिक लग रहा था। भूतों से डर कम का कारण यह था कि अभी तक जनार्दन को कोई खतरनाक भूत नहीं मिला था। जितने भी मिले थे सब उनको दर्शन देकर गायब हो जाते थे। अब धीरे धीरे रात गिर रही थी और मौसम भी ठंडा हो रहा था। वह सुनसान जगह अब और अधिक सुनसान और डरावना प्रतीत हो रहा था। रात के 8 बज जाते और वह दोनों जीभ के अंदर बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। भूख प्यास अब सब गायब हो चुकी थी दोनों की। वह दोनों जीप में बैठे बैठे बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बजे उन दोनों को एक ऊंट दिखाई देता है जो उनकी ही तरफ आ रहा था। अब खतरे की घंटी बज चुकी थी, जिससे दोनों पर बैठा एक लड़का साफ दिखाई देने लगा था। लड़का बहुत डरावना था। उसके माथे पर टांके लगे थे, हाथ पैरों पर खुले जख्म से खून रिस रहा था। बाल सारे खड़े थे जो भूरे रंग के थे। उसके दांत भी थोड़े बड़े और नुकीले थे। जनार्दन जी और हरीश को ऊंट तो दिख रहा था, पर उस पर बैठा लड़का उनको नहीं दिख रहा था। वह जीप में बैठे अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहे थे और जनार्दन जी हनुमान चाली के साथ साथ हरीश को डांटे भी जा रहे थे। ऊंट ने उनके पास आकर उनकी जीभ को एक जोरदार धक्का मारा। धक्का लगने से वह दोनों जीभ से लुढ़क कर बाहर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखी तो दोनों की घिघी बंद गई। उनकी सांस हलक में अटक गई। ऊंट पर बैठे लड़के ने जोर से अट्टाहंस किया और बोला, हूं आज मथारा खून पीकर अपनी 30 बुझाऊ मन बहुत जोर की 30 लाख रीसा यह बोल। वो लड़का हरीश की तरफ बढ़ने लगा। वह लड़का एक नरभक्षी भूत था जो रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकलता था। हरीश उस नरभक्षी को अपनी तरफ बढ़ता देख खूब जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लग जाता है, पर उस नरभक्षी पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था, ना तो हनुमान चालीसा का और ना उसकी कमर पर बंधी ताबीज का। उसकी शक्तियां तो रात में इतनी बढ़ जाती कि वह भयानक से भयानक जानवर का भी बड़े आराम से खून पी जाता था, लेकिन उसकी शक्तियां सूरज निकलने पर चली जाती थी और वह एक आम भूत बन जाता था। इसलिए वह रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकलता था। वह हरीश की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे प्रकाश अंधेरे को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वह हरीश के करीब जाकर हरीश को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठता है और जोर से हंसता है और कहता है, तुझे भूतों के डर नहीं लगता क्यों? ताबीज का गट्ठर अपनी कमर पर बांधकर इतराता फिरता है। क्यों अब बुला अपने उस तांत्रिक को तुझे बचाने के लिए। हरीश की गर्दन को उस नरभक्षी ने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि हरीश की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। हाथ पांव फड़फड़ाकर शांत हो चुके थे। उस नरभक्षी ने फिर जोर से एक ही झटके में हरीश को नीचे पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा।
खून पीता हुआ नरभक्षी बहुत ज्यादा भयावह लग रहा था। हरीश के खून की धार उसके पेट में जाने के साथ साथ उसके चेहरे पर भी बह रही थी। पूरा खून पीने के बाद वह हरीश का मांस नोच नोच कर खाने लग जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख जनार्दन जी बचाओ 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 चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गए थे। अब सुबह के 5 बज रहे थे और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी थीं और सूरज के निकलते ही वह नरभक्षी भूत गायब हो जाता है। लेकिन जनार्दन जी को होश नहीं आता। जनार्दन जी के पास ही हरीश के मांस के कुछ बचे टुकड़े रेत पर पड़े थे जिसमें काली चींटियां लगी थीं। वह काली चींटियां हरीश के मांस पर रंग रही थीं। अब वहां मांस के टुकड़े पड़े देख 1-2 गिद्ध भी उन पर मंडराने लगे थे। उधर जब सारी रात हरीश घर नहीं पहुंचता तो हरीश की पत्नी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पता लगाने पहुंच जाती है कि हरीश अभी तक घर क्यों नहीं लौटा है। हरीश और जनार्दन जी के लापता होने की खबर पाकर ऑफिस के 2 स्टाफ वहां जाते हैं। जिस जगह का मुआयना करने जनार्दन जी हरीश के साथ गए थे, वहां पहुंचकर ऑफिस के स्टाफ को वहां कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि रेत जब उड़ती है तो हर चीज पर बैठकर धुंधला कर देती है। वह दोनों एक दूसरे से कहते हैं, यहीं तो आए थे हरीश और जनार्दन जी, इसी जगह का मुआयना करने आए थे, पर यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। कहीं वह कहीं और तो नहीं चले गए। फिर दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ता है, कहीं किसी भूत के हत्थे तो नहीं चढ़ गए। वह दोनों कहां गायब हो गए, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक कहता है, वो देख, वो जीभ खड़ी है। वहां दूसरा भी ध्यान से देखता है तो उसे भी वहां जीभ खड़ी दिखती है। वह दोनों जीभ के पास आते हैं। उन दोनों को जीभ के पास आते ही जनार्दन जी दिखते हैं। रेत में पड़े कहरा हुए जनार्दन जी रेत में पड़े कहरा हुए बोले, पानी पानी पानी। ये देख वह दोनों जल्दी से जनार्दन जी को उठाकर जीप में लिटा है और अपने साथ लाए पानी की बोतल से उनको पानी पिलाते हैं। पानी पीकर जैसे ही जनार्दन जी को पूरा होश आता है, वह जोर से चीखते हैं हरीश, और फिर वह बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने से वह दोनों भी डर जाते हैं। तभी एक कहता है, वह देख, मांस के टुकड़े। दूसरा अभी उन टुकड़ों को देखकर कहता है, लगता है कल रात कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ। इन दोनों के साथ वह दोनों वहां आसपास हरीश को आवाज लगाकर ढूंढते हैं, पर हरीश उन दोनों को वहां नहीं मिलता। वह दोनों उन मांस के टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाते हैं, कहीं यह हरीश के मांस के टुकड़े तो नहीं है ना। और फिर एक कहता है, सुन, यहां से जल्दी से जना जी को लेकर निकल चलते हैं। यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। एक तो यह गांव है ही भूतों का, ऊपर से यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। दोनों जीप को वहीं छोड़ बेहोश जनार्दन जी को बाइक में अपने बीच में बिठाकर ऑफिस ले आते हैं। जनार्दन जी को ऑफिस लाने के बाद उन पर ठंडे पानी के छींटे मारे जाते हैं, लेकिन जनार्दन को होश नहीं आता। तो उनमें एक वैद्य जी बुलाकर लाता है जो पास ही में रहते थे। वह आकर जनार्दन जी की नाड़ी देखते हैं और कहते हैं, कुछ खास बात नहीं है, इनको सदमा लगा है। 1-2 घंटे में खुद ही ये होश में आ जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद उनको होश आता है तो वह रात की पूरी घटना ऑफिस के सभी लोगों को सुनाते हैं। घटना सुनाते हुए भी जनार्दन जी कांप रहे होते हैं। हरीश की इतनी भयानक मौत सुन वहां सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है। हरीश की मौत की खबर उसके घर पर पहुंचा दी जाती है। अब सुबह के 10 बज रहे थे और एक गाड़ी वहां आने वाली थी। जनार्दन जी अब और इस गांव में रुककर अपनी मौत को आमंत्रण नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऑफिस के एक स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आते ही फिर उनको एक गड़हरिया गूलर के पेड़ के नीचे बैठा दिखता है। इस बार उसके पास जाना तो दूर, वह उस गड़हरिया को देखकर भी कांपने लग जाते हैं। ऑफिस से उनके साथ आया वह स्टाफ का आदमी उनको टिकट लाकर गाड़ी में बैठा देता है। जनार्दन जी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं और फिर कभी इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। हरीश की पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है। सरकार इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिहाज की दृष्टि से यह गांव खाली करवा लेती है। अब इस गांव में सिर्फ भूत रहते हैं। न कोई रेलगाड़ी यहां इस स्टेशन पर रुकती है, न कोई आदमी अब यहां आता है।
अब यह गांव सिर्फ भूतों को ही समर्पित हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। तो साथ यह थी कुलधारा के अंदर जनार्दन जी की आप बीती जो उन्होंने वहां पर झेली है। अब आप लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते, मैं यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं और मुझे यकीन है कि आपको यह स्टोरी काफी पसंद आई होगी। साथियों, मैं जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं। तो अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आखिर तक सुन रहे हैं, तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं आपका दोस्त जल्दी मिलता हूं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।